Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is Year 5 Pediatrics Most Repeated MCQs starting from endocrinology. नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले के अंदर बोन एज हाइट एज के बराबर होती है लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है। इसमें हिस्ट्री ये मिलती है कि पेरेंट्स को भी ग्रोथ या प्यूबर्टल डिले था लेकिन फाइनल अडल्ट हाइट नॉर्मल थी। नेक्स्ट है कंजेनिटल हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन काज डिसजेनेसिस होता है। नंबर 2 डिसहार्मोनोजेनेसिस होता है। एक्वायर्ड कॉजेज के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी या हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो बेस्ट टेस्ट होता है वो सीरम टीएसएच के लेवल्स कराते होते हैं। T3 T4 कम होगा और टीएसएच के लेवल ज़्यादा होगा। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में हिस्ट्री ऐसे मिलती है पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, क्लियर एब्डोमिनल पेन, कन्फ्यूजन, डायरिया, डिहाइड्रेशन होगा और उसको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, वेट लॉस की हिस्ट्री होती है तो ये डीके का सिनेरियो होता है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, ओके, तो रिकेट्स दो तरह की होती है, कैल्सियोपेनिक और हाइपोफॉस्फेटेमिक। जो हाइपोफॉस्फेटेमिक है एक्सीलेंट डोमिनेंट होती है, बट जो कैल्सियोपेनिक है न्यूट्रिशनल होती है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स होती है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स दो टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में कैल्सिट्रियोल का लेवल कम होता है और टाइप 2 में रिसेप्टर्स का लेवल कम होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में डाइजॉ सिंड्रोम है। डाइजॉ सिंड्रोम में कैच 22 है। कैच 22 में क्या क्या होता है, सीवियस एब्नॉर्मैलिटीज होती है, क्लियर। ए से एब्नॉर्मल फेस है, टी से थायमिक हाइपोप्लेजिया, सही हो गया, और सी से क्लेफ्ट पैलेट, एच से हाइपोकैल्सीमिया और 22 दैट मींस डिलीशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 22। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 होता है, हाइपोथायरायडिज्म से एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होते हैं, हर्शस्प्रैंग डिजीज होता है, इसोफेजियल एट्रेजिया होता है, डोडिनल एट्रेजिया होता है, लो आईक्यू होता है, सिंगल पाल्मर क्रीज होती है, सीमियन क्रीज होती है, अपवर्ड स्लांटिंग पाल्पेब्रल फिशर है। टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप 45 एक्स नॉट होता है, फीमेल होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, वेब्ड नेक होती है, क्यूबिटस वैलिगस होता है, लिम्फेडिमा देखने को मिलता है, पटेला या हिप की डिसलोकेशन देखने को मिलती है। क्लाइनफेलर सिंड्रोम। क्लाइनफेलर सिंड्रोम में कैरियोटाइप 47 XXY है, मेल है, टाल स्ट्रेचर है, गायनिकोमास्टिया, स्मॉल टेस्टिस, एंटी सोशल बिहेवियर। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में डिहाइड्रेटेड होगा, साल्ट वेस्टिंग क्राइसिस होती है, उसका हाइपर पिगमेंटेड एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है, सही हो गया। 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के अंदर। आगे चलते होते हैं हम, ओके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिस है जो कि बुक में लिखा हुआ है कि एटेक्सिया स्लर्ड स्पीच है। अगर एटेक्सिया है, स्लर्ड स्पीच है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, टाइनी रेड स्पाइडर वेन्स है चीक्स के ऊपर, तो इस एंटिक्सिया टेलेंजेक्टेसिया में होती है। नेफ्रोलॉजी पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसपीपी। एसपीपी का जो मोस्ट कॉमन काज है बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, अडल्ट में इकोलाई होता है। ट्रीटमेंट में आईवी सिफोटैक्सिम और एल्ब्यूमिन देना है। मिनिमल टेन डिजीज मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे कोई फाइंडिंग नहीं आती। ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स, प्रेडिनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फामाइड और एस इनहिबिटर एआरबी इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। इसके बाद अगर किसी को कहने का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस का स्किन का या थ्रोट का इन्फेक्शन है, उसको 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन होता है। ट्रीटमेंट इसका मेनली सपोर्टिव होता है, बेड रेस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है। वीम्स ट्यूमर में एब्डोमिनल मास होता है जो कि मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता होता। माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, एब्डोमिनल पेन और फीवर देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट में रेडिकल नेफ्रेक्टमी है, कीमो 5वें दिन से और रेडियो 10वें दिन से स्टार्ट करते हैं। ई कुलाई का मोस्ट कॉमन काज ई कुलाई मोस्ट कॉमन काज है यूटीआई इन चिल्ड्रन का। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने लाइक सिफ्लेक्सिन, एमोक्सिलिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोफेरेंटाइन है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ग्रुप है जिसको एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें आपको बार्किंग कफ होती है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है, नेक एक्सरे करा लोगे, एपी व्यू जिसमें सबग्लोटिक नर्विंग या स्टीपल साइन होता है। और इसमें जो ड्रग देते होते हैं ग्रुप में वो कौन सी होती है, इंट्रामस्कुलर डेक्सामेथासोन या फिर देते होते हैं रेसमिक नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन। स्टाफिलोकोकस ऑरियस, निमेटोसील और पल्मोनरी एब्सेस करवा देता है। न्यूनेट के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल, ये अस्थमा को मैनेज करने के लिए करते हैं। स्टेटस अस्थमैटिकस में करते होते हैं। इसके बाद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में सलाइवा की ड्रोलिंग होती है, टॉक्सिक लुक आपको देखने को मिलती है, मफल्ड वॉइस होती है। जबकि ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला में भी सलाइवा की ड्रोलिंग होती है लेकिन उसमें फीडिंग के बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर। कार्डियोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की जो कॉम्प्लिकेशन होती है paroxysmal हाइपरसाइनोटिक अटैक्स देखने को मिलते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है, पल्मोनरी एरिया में होता है ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस इकोकार्डियोग्राफी और तमाम हार्ट की डिजीज के अंदर एक्सरे, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी कराते होते हैं। चेस्ट एक्सरे में बूट शेप हार्ट होता है। एंड द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज जो चिल्ड्रन में होता है। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन न्यूनेट तो वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होता है जिसमें एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस होती है। एंड द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज ओवरऑल वीएसटी है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में, वीएसटी में और मायोकार्डाइटिस में, इन तीनों में कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर आता
है। पेटेंट एक्टस आर्टरियोसिस में कंटीन्यूअस मशीनरी मरमर देखने को मिलता है सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। वीएसटी के अंदर पैन सिस्टोलिक मरमर होता है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के अंदर। ईएसटी में वाइड फिक्स स्प्लिटिंग होती है एस2 साउंड की और इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में। बट दिस इज द सिस्टोलिक मरमर फ्लो मरमर होता है। मेजर क्राइटेरिया ऑफ रिमेटिक फीवर जॉन्स क्राइटेरिया होता है मेजर और माइनर होते हैं। 2 मेजर या 1 मेजर प्लस 2 माइनर चाहिए और पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन लाइक थ्रोट स्वैप और ईएसओ टाइटर चाहिए होता है। अब जो मेजर क्राइटेरिया होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है, पैनकार्डाइटिस है, सबक्यूटेनियस नोडुल है, एरिथेमा मार्जिनेटम है, सिडेनहैम कोरिया। माइनर के अंदर सीआरपी आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा आर्थराल्जिया देखने को मिलता है, फीवर है, ईएसआर है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है। इसके अलावा नीमिया ऑफ रूमेटिक फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता होता है। हेमाटोलॉजी के अंदर एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस द इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर थैलासीमिया। थैलासीमिया में चेस्ट एक्सरे करा लोगे, एक्सरे स्कल करा लेंगे तो उसमें हेयर और एंड अपीयरेंस देखने को मिलती है। हीमोफीलिया में एपीटीटी टाइम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम ज़्यादा होता है और हीमार्थ्रोसिस की मसल हीमाटोमा की हिस्ट्री होती है लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होता है। वन विलिब्रियन डिजीज के अंदर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम होगा और एपीटीटी टाइम भी ज़्यादा होता है। आईटीपी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं और पर्पर और पेटिचिया देखने को मिलता होता है। बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं। अगर थैलासीमिया कैरियर्स है तो उसके जो ट्रांसमिशन के चांसेस है वो 25% होते हैं क्योंकि थैलासीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर कोई न्यू नेट है उसको गोट मिल्क को यूज़ कर रहा है तो गोट मिल्क की वजह से फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, एमसीवी ज़्यादा हो जाएगा, 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन्कोलॉजी। बोन मैरो बायोप्सी इज द इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। जबकि हॉटस्किन लिम्फोमा में हम करते होते हैं लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं जिसमें रीड स्ट्रॉम्बर्ग सेल होते हैं। अब जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी और ये L1 टाइप मोस्ट कॉमन होती है, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं एज होता है और टीएलसी होता है। एज 1 से लेकर 10 साल होनी चाहिए और टीएलसी क्या होना चाहिए 20,000 से कम होना चाहिए, तब इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। एएमएल की जो M3 टाइप होती है इसमें कोआगुलेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड ठीक होता है और डीआईसी की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। एन आर्बोर स्टेजिंग ओके, एन आर्बोर स्टेजिंग कैसे करते हैं हम हॉटस्किन लिम्फोमा में करते होते हैं और चेस्ट एक्सरे बल्कि पेट स्कैन से करते होते हैं। अगर लिम्फ नोड्स की सिंगल साइड है तो 1 आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा साइड है लेकिन डायफ्राम के सेम साइड पे तो 2 आ जाएगा, बायलैटरल है तो स्टेज 3 आ जाएगा और डिसएमिनेटेड है तो ये स्टेज 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है जीआईटी, सिलिक डिजीज़ में और लैक्टोज इंटॉलरेंस में, दोनों में डायरिया होता है, दोनों में क्रॉनिक डायरिया होता है। अब सिलिक डिजीज़ में जो क्रॉनिक डायरिया होता है 14 डेज से ज़्यादा का होता है और ये डायरिया आफ्टर द वीनिंग देखने को मिलता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में डायरिया बिफोर वीनिंग देखने को मिलता है। सिलिक डिजीज़ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सिलिक डिजीज़ और डुडेनल जुजुनल बायोप्सी है जिसमें विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, इंट्रापिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस होता है। और इसके अलावा आप क्या करा लोगे, सीरोलॉजी करा लोगे, एंटी टीटीजी होती है, एंटी गिलियाडिन, एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज होती है। और जो आपने क्या करना है व्हीट वाली प्रोडक्ट को, व्हीट, बार्ली, रो, राई और ओट, इसको अवॉइड करना है। अमोनिया ये वो सब्सटेंस है जो कि हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में एक्युमुलेट हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई फीकल ओरल रूट से फैल जाते हैं, इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का पेन होगा और हिस्ट्री हो गई कुछ बाहर से खाया है, जॉन्डिस हो गया है और इसके डायग्नोस करने के लिए आईजीएम एंटीबॉडीज को देखते होते हैं। इसके बाद इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस है, फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है, 4 to 6 वीक्स में आपको देखने को मिलती होती है और ओलिव साइज्ड एपिगैस्ट्रिक मैस आपको देखने को मिलता है। क्वाशी-ओर्कर में एडिमा होता है, पैथिक चाइल्ड होता है और ग्रोथ की रिटार्डेशन देखने को मिलती है, जबकि मेरेस्मस में कोई एडिमा नहीं होता। इम्यूनाइजेशन के अंदर वैक्सीन गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो वैक्सीनेशन होती है बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी है, 6, 10th, 14 पे सेम होती है, निमोकोकल और इसके अलावा पेंटावेलेंट होती है, रोटा होती है और ओपीवी होती है। बस 14 वीक पे ओपीवी के बजाय आईपीवी लगती है, 9th मंथ पर आईपीवी 2 लगती है, एमआर 1 लगती होती है, ओके, और टाइफाइड की लगती होती है, जबकि 15 मंथ पर एमआर 2 लगती है। इसके बाद है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है तो इन्फेंट को आपने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों देनी होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीनेशन है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स 0.5 देते होते हैं। बी एंड टी सेल की डेफिशिएंसी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में होती है। पोलियो वाइड वैक्सीन है जिसकी ओरल या इंजेक्टेबल फॉर्म अवेलेबल होती है। ओपीवी या जो भी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है लाइक बीसीजी हो गया, एमएमआर हो गया, ओके, बीसीजी हो गया, आईपीवी हो गया, नहीं आईपीवी तो नहीं होती, ओपीवी है, पोलियो की वैक्सीनेशन है, इसको अपने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में अवॉइड करना होता है, ठीक है, लाइव वैक्सीन को नहीं देते होते। इसके बाद न्यूरोलॉजी के अंदर चलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर डिलीट कराई होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, 2 टाइप्स होती है, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल है। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल टाइप होती है सेरेब्रल पाल्सी की उसको उसकी एक डिस्काइनेटिक टाइप होती है। डिस्काइनेटिक में मोटर डेवलपमेंटल डिले होता है, फिट्स देखने को मिलता है, एक्सैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं और अगर हिस्ट्री मिले एक्सचेंज ट्रांसफियन की, डेट मींस हाइपरबिलिरुबिनीमिया था तो कर्निक टेरस हो जाएगा जो कि डिस्काइनेटिक करवाता है और इसमें डेवलपमेंटल डिले होता है।
गुलियन बारी सिंड्रोम में बायलैटरल सिमेट्रिकल एसेंडिंग पैरालिसिस होती है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलती है, लाइक हाइपोटोनिया, एरिफ्लेक्सिया, वेस्टिंग, फैसिकुलेशन है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस नर्व कंडक्शन स्टडीज होती है जिसमें मल्टीफोकल मोटर स्लोइंग है और डिलेड एफएएफ्स होती है। पोलियोमाइलाइटिस के अंदर एसिमेट्रिकल डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, उसमें वैक्सीनेशन देते होते हैं, ओपीवी, आईपीवी, और इसमें स्टूल कल्चर करती है मोर देन 2 स्वैप 24 आवर्स अपार्ट। इसके बाद है कि ग्रैंड माल सीजर या मायोक्लोनिक सीजर, दोनों के लिए ड्रग और चॉइस वेलप्रोइक एसिड होता है। एब्सेंट सीजर में एथोसक्सामाइड है और जो लैमोट्रेजिन होती है वो फोकल सीजर में इस्तेमाल करते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर सीजर इज इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी एंड एमआरआई इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है एटेक्सिया है, स्लर्ड स्पीच है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, टाइनी रेड स्पाइडर वेन्स है, तो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया में होती है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, काफ मसल के सूडो हाइपरट्रॉफी होती है, सिटिंग पोजीशन से रेज नहीं हो पाता, इसको गोवर साइन बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है ड्यूचेन की। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज पर चलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर सबसे पहला पर्ट्यूसिस। ओके, पर्ट्यूसिस में वूपिंग, paroxysmal कफ होती है, पोस्ट ट्यूसिव वॉमिटिंग होती है, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस होता है। ट्रीटमेंट में मैक्रोलाइड्स है लाइक एजिथ्रोमाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मीजल्स में क्या होगा, फीवर, कफ, कोराइजा, कंजंक्टिवाइटिस है और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी पॉसिबल है, लेकिन ये रुबेला में ज़्यादा होती है। वाइटिश बक्कल म्यूकोजा कोप्लिक स्पॉट्स मिलते हैं। मीजल्स में विटामिन ए देना होता है, रुबेला में पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती होती है। इसके बाद है टाइफाइड एंटेरिक फीवर है। तो टाइफाइड की फीवर में हाई ग्रेड फीवर होता है, कंटिन्यूस फीवर होता है, ओरल अल्सर होता है विद कोटी टंग। ओके, ओरल अल्सर विद कोटी टंग है और एब्डोमिनल पेन है और रॉस स्पॉट्स देखने को मिलती है, तो ये ब्लड कल्चर आपने करानी होती है। डिप्थीरिया पे आ जाओ। डिप्थीरिया के अंदर फर्मली अटैच ग्रेइश येलोइश मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। डिप्थीरिया में टाइटली एडहेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो ब्लीड कर जाती है ऑन रिमूवल। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मम्स की वजह से होता है, यानी मम्स की वजह से बच्चों में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और अडल्ट में क्या देखने को मिलता होता है, अडल्ट में देखने को मिलता होता है लाइक ऑर्गाइटिस। इसके बाद न्यूनाटोलॉजी और कुछ मिसलेनियस है, कितने बड़े हैं। न्यूनाटोलॉजी या डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स है, एनवायरमेंटल माइलस्टोन्स है, ओके, रिससिटेशन है। आधा पीडीएफ तो बिगैर न्यूनाटोलॉजी का था और आधा न्यूनाटोलॉजी वाला पीडीएफ है। सही हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम न्यूनाटोलॉजी वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। एप्गार स्कोर कैलकुलेट करना है। एप्गार स्कोर अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन है। अब हर एक पैरामीटर के दो स्कोर होते हैं, 0 1 2 3 तक होते हैं, 0 1 2। ओके, क्लियर। अब 0, अब अपीयरेंस अगर पूरा ब्लू है तो 0, अगर इसका बॉडी पिंक है, लिम्स ब्लू है तो 1 आ जाएगा, और अगर पूरी बॉडी पिंक है तो स्कोर 2 आ जाएगा। पल्स देखते हैं, अगर पल्स 100 से ज़्यादा है तो स्कोर 2, 100 से कम है तो 1 आ जाएगा, और कोई पल्स नहीं आ रही 0 आ जाएगा। ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब है कि हम नॉस्ट्रल्स के अंदर कैथीटर पास करते हैं या उसके सोलर फुट को स्टिमुलेट करते हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। नॉर्मली बच्चा रोना शुरू कर देता है, अगर रोएगा, क्राई करेगा तो स्कोर 2 है। अगर ग्रीमेस है या फेशियल एक्सप्रेशन है या फीबल क्राई है तो स्कोर 1 आ जाएगा, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है 0। एक्टिविटी एंड टोन, एक्टिविटी के अंदर अगर पुअर टोन है लिम्प आ जाएगा, सम फ्लेक्शन है तो 1 आ जाएगा, और अगर एक्टिव मूवमेंट है स्कोर 2 आ जाएगा। रिस्पायरेशन अगर नील है 0, स्लो इरेगुलर 1, गुड स्ट्रॉन्ग क्राई, ये आपको 2 इंडिकेट करता होता है। अब इंटरप्रिटेशन क्या होती है, अगर 0 से लेकर 3 है एप्गार स्कोर तो ये सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया को इंडिकेट करता है, जिसमें आपने नाइको में शिफ्ट करना है। अगर 4 से लेकर 6 होता है तो ये मॉडरेट बर्थ एस्फिक्सिया है, इसमें आप मदर को शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी है। स्कोर 7 to 10 है तो कोई नो बर्थ एस्फिक्सिया, एक्सीलेंट कंडीशन है, कोई पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हेड सर्कमफ्रेंस के अंदर। अब एक बात याद रखना है कि जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 35 होता है, सही हो गया, एट द टाइम ऑफ बर्थ 35 होता है, और हाइट कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। कैसे निकालना है हाइट से हेड सर्कमफ्रेंस। अब हाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ 50 होती है, अब 50 को आपने 2 से डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा 25, और आपने प्लस 10 ऐड कर देना है, यानी जो भी हाइट हो उसको 2 से डिवाइड करना और 10 ऐड कर देना, तो हेड सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। अब जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है, एक बात याद रख लेनी है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ 35 होता है और 12 मंथ्स पे आके 47 हो जाता है। 12 मंथ पे कितना हो जाता है, 47 हो जाता है, तो और 3 मंथ पे कितना है, 41। फिर यानी पहले 6 ऐड किया, फिर आपने हाफ किया, 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, क्लियर, तो फिर यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद है कि हाउ टू क्रैम, ओके, ऐड 6 to 35, ओके, एंड ऐड 3 इन ईच रीडिंग अप टू द 3 years, ओके, सही है, ओके, सही है। यानी कह रहा है कि आप कहने का मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ 35 होता है ना, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो 41 बन जाएगा, फिर आपने 3 ऐड करना है एट द टाइम ऑफ 3 years, ठीक हो गया। तो यानी 6 मंथ पे 44, 12 मंथ पे 47, 3 साल तक 50 हो जाएगा, तो इसको ऐसे क्रैम करना होता है। फिर इसके बाद एक ही करके बढ़ता है, 51, 52, 53 है। इसके बाद वेट है, वेट को कैसे कैलकुलेट करना है, एट द टाइम ऑफ बर्थ 3.5 होता है। अब वेट एट 3 to 12 मंथ, यानी 1 साल तक अगर आपने वेट कैलकुलेट करना है, जो फार्मूला होता है वो एज लेनी है प्लस 9 से ऐड करना होता है, और 2 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने याद रखा होगा 1 साल पे आके 10 kg हो जाता है। अब 1 साल का मतलब है 12 महीने, तो 12 ऊपर रखा, 12 9 21 हो गया, और 21 को 2 से डिवाइड किया,
10.5 ये फार्मूला होता है। फिर 1 से लेकर 6 साल तक के लिए जो वेट का फार्मूला होता है, एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 8 प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने निकालना है 5 साल का निकालना है, तो 5 साल में क्या होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 को 8 से प्लस किया 18 आ जाएगा। और अगर 7 से लेकर 12 साल तक का है तो इसमें आपने कैसे करना होता है, आपने ना मंथ्स लेने हैं, ठीक है, और 7 माइनस 5 करना होता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इन शॉर्ट कि जो डबल होता है ना बेबी का वेट, और 6 मंथ पे हो जाता है, ट्रिपल होता है तकरीबन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, हालांकि ट्रिपल होता है 12 महीनों पर या 1 साल पर, और 6 गुना हो जाता है 2 साल तक। अब हाइट है, अब लेंथ, जो हाइट होती है ना, अच्छा लेंथ और हाइट ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। जो लेंथ होती है वो 2 साल के नीचे वाले बच्चों में होती है और हाइट 2 साल से ऊपर वालों में होती है। ठीक हो गया। लेंथ एट द टाइम ऑफ बर्थ 50 होती है, 1 साल पे 75 हो जाती है, और 2 से लेकर 12 साल पे जो फार्मूला होता है, आपने जो एज है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना और 77 प्लस कर लेना। 77 आपने प्लस कर लेना है, वैसे 75 प्लस करना चाहिए था लेकिन 77 कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने निकालनी है 10 साल की उम्र पर, तो 10 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा आंसर आपका 60 आ जाएगा। 60 और 77 कितना हो गया, 137। इस तरह से आ जाती होती है। क्लियर? और बस ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ ओआरएस होते हैं। ओके, इसके बाद अपने मेन जो WHO ओआरएस को रट्टा मारना है। कैसे रट्टा मारना है? सोडियम, पोटेशियम, पहले तो कंपोजिशन याद रखनी है। तो सोडियम, फिर इसके बाद क्लोराइड पे जाना है। सोडियम 90 है, क्लोराइड आपने जाना है 80 पर, 10 कम कर दिया। ठीक हो गया। जो 10 आपने कम किया वो सिट्रेट का था, तो सिट्रेट 10 आ जाएगा। फिर पोटेशियम आपने 20 ऐड कर लेना है, टोटल ऑस्मोलैरिटी 311 हो जाती है। बस आपने ये याद रख लेना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे निमोनिक भी बताया हुआ, हाउ टू क्रैम। ओके, तो यहाँ पे एक निमोनिक लिखा हुआ है, नासिर खान वेंट टू सीसी टू मीट मुइज चौधरी। दोबारा पढ़ते हैं, नासिर खान वेंट टू सीसी, सेंट्रल कैंटीन पे गया नासिर खान, ताकि मुइज चौधरी को मीट कर सके। ओके, मीट कर सके यानी गोश्त बना ले उसका। सही हो गया। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि फर्स्ट क्रैम स्टैंडर्ड और हाइपोस्मोलर ओआरएस। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड और हाइपोस्मोलर को आपने क्रैम कर लेना। ठीक है। अब एन से क्या है, सोडियम है। ठीक है। के से क्या आपका पोटेशियम बनता है। सी सी क्या है, ओके, सिट्रेट और क्लोराइड होता है, और मुइज चौधरी आ जाएगा। ठीक है। तो पहले अपने स्टेप्स को फॉलो करने हैं। पोटेशियम एंड सिट्रेट इज सेम इन बोथ। ओके, यानी पोटेशियम और सिट्रेट कहता है कि हाइपोस्मोलर में, और कहने का मतलब है सोडियम और सिट्रेट हाइपोस्मोलर में और स्टैंडर्ड में सिमिलर है। लाइक मैंने कहा था कि सिट्रेट भी 10 होता है, पोटेशियम 20 होता है। क्लियर? सही हो गया। और सिट्रेट और क्लोराइड को प्लस करूं तो क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। सिट्रेट कितना है, सिट्रेट मैंने बताया था, मैंने वही तरीका बताया था, सोडियम को कम करो 80 बन जाएगा, या फिर सिट्रेट या क्लोराइड को प्लस कर दो, 2 सीसी को मिला दो तो सोडियम के बराबर बन जाएगा। सोडियम इन बोथ। क्लियर? सही हो गया। ऑलमोस्ट ये आपने रट्टा मार लेना है। ठीक है। लाइक लाइक सिट्रेट, अब देखो सिट्रेट था हाइपोस्मोलर में 10 था, 65 आपका क्लोराइड था, तो ये तकरीबन 75 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हाउ टू कंपेयर रिजोमाल विद स्टैंडर्ड ओआरएस। अब रिजोमाल को, अब ये तो रट्टा मार लिया कि हाइपोस्मोलर और स्टैंडर्ड का क्या था, दोबारा बता दूं। स्टैंडर्ड के अंदर क्या था, नासिर खान वेंट टू सीसी। ओके, सीसी में गया था टू मीट मुइज चौधरी। ओके, सही हो गया। मुइज चौधरी से क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम वगैरह बन जाता है, जी से जिंक बन जाता है। ठीक है, और कॉपर वगैरह बन जाता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट नहीं होता इसमें। सही है। अब जो रट्टा मारना है ना, सोडियम 90 था, ठीक है, और सोडियम और सी को मिलाना था, सिट्रेट को क्लोराइड को मिलाना था, 80 और 10 को मिलाना था, तो सोडियम के बराबर हो जाता है। पोटेशियम को 20 रट्टा मारना था। सही हो गया। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिजोमाल को कंपेयर करना है। अब रिजोमाल में जो सोडियम होता है ना वो हाफ होता है। ठीक हो गया। लाइक उसमें 90 है तो उसमें 45 हो गया, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। जबकि पोटेशियम डबल हो गया, सोडियम को अगर आपने हाफ किया तो पोटेशियम डबल हो जाएगा, 22 से 40 पे चला गया। क्लोराइड और सिट्रेट, ओके, दोनों की कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों की कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 7 होती है। क्लियर? 7। ठीक है, ओके। अच्छा, मैग्नीशियम और जिंक की जो कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 और 0.3 है, यानी क्लोराइड अगर 70 है ना तो वो क्या होगा, 7 होगा। अगर मैग्नीशियम 3 है तो वो 0.3 हो जाएगा, और कॉपर क्या होगा, 0.05 हो जाएगा। कैसे रट्टा मारना है, कॉपर और सोडियम बराबर किया। ठीक हो गया। 45 है, उसका आपने पॉइंट्स ले गए तो 0.05 है। बड़ी फजूल सी चीज़ है, लेकिन आई थिंक ये सेंस बना लेती है। इसके बाद न्यूनाटोलॉजी पे चलते होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सीवियर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन बताया हुआ है। ठीक है। मॉडरेट को और सीवियर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। वेस्टिंग क्या शो करती है, वेट फॉर हाइट को, और जो स्टंटिंग शो करती है हाइट फॉर एज को। जो सिमेट्रिकल एडीमा, अगर बायलैटरल सिमेट्रिकल एडीमा है तो वो सीवियर में देखने को मिलता है, मॉडरेट में नहीं होता। नेक्स्ट है ओके, वेस्टिंग लेस देन 70% आपको देखने को मिले, यानी 3G स्कोर से कम हो तो वो सीवियर को शो करती है। 70 to 79 हो तो वो मॉडरेट को शो करती है। हाइट फॉर एज, स्टंटिंग अगर 85% से कम हो तो सीवियर में होती है, 80 to 89 हो तो वो मॉडरेट में देखने को मिलती होती है। क्लियर? यहाँ पे रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, चाहे कुछ यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है मारस्मस और क्वाशियोर्कर का। जो मारस्मस होता है फर्स्ट 3 ईयर्स में प्रेजेंट करता होता है, यूजुअली लेस देन 1 ईयर होता है। ये कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्वाशियोर्कर
चक्कर 1 से लेकर 5 साल पे होता है, एब्रप्ट वीनिंग की वजह से होता है, सही है। मेरेस्मस में ग्रोथ फेलियर रिटार्डेशन दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन वेस्टिंग ज़्यादा सीवियर किसमें होती है, मेरेस्मस में देखने को मिलती है। वेट लॉस लेस देन 60% है, क्वाशियोर्कर में वेट फिर भी 60% से ऊपर होगा। मसल वेस्टिंग क्या जाती है, ज़्यादा मेरेस्मस में होती है। सबकुटेनियस फैट वेस्टिंग ये भी मेरेस्मस में होती है। साइकोमोटर चेंजेस आपको क्वाशियोर्कर में देखने को मिलती है। एपैथिक चाइल्ड होता है, डिसइंटरेस्टेड होता है, और एडिमा भी एक क्वाशियोर्कर में देखने को मिलता होता है। इसके बाद विटामिन्स की रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1.5 से लेकर 5K तक होती है। बी वन है ना, थायमीन 0.5 से लेकर 1.5 है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रट्टा मारते हैं, नियासिन की 0 से लेकर 2 मिलीग्राम होती है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। विटामिन डी का 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लेते हैं। सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन को रट्टा मारना है। ए का क्या है, 1.5 से लेकर 5K तक होता है। ओके, जो डी का होता है 400 यूनिट, और ई का होता है 4 से लेकर 5 यूनिट होता है। इसके बाद डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे रट्टा मारना है, इसको रट्टा मारना होता है हाउ टू क्रैम। आफ्टर 120 आपने हर चीज़ माइनस कर देनी है, और आपने 3 का पहाड़ा चलना है, 0 से लेकर 3, 3 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, और 9 से लेकर 12, 1 साल तक के लिए बच्चों के लिए 120, 115, 110, 105, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लूइड की रिक्वायरमेंट्स है, पहले 10 kg के लिए 100 किलो कैलोरी है, अगले 10 के लिए 50 ऐड करना, और अगले 10 के लिए 20 ऐड करना होता है। इसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वाला टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर इन न्यूनेट, तो वो क्लैविकल होती है। फर्स्ट 60 मिनट्स, फर्स्ट 60 मिनट्स नहीं है, फर्स्ट 60 सेकंड है, तो ये गोल्डन मिनट होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल कार्डियक अरेस्ट एस्फिक्सिया होता है। हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी होता है, जिसमें आपने थेरापेटिक हाइपोथर्मिया और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है। हेमरेज डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पीटी एपीटी टाइम प्रोलॉन्ग होते हैं, 2 के साथ 9, 10, ये क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं। विटामिन के का इंजेक्शन 2 के इंट्रामस्कुलर 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम होता है। न्यूनेटल सेप्सिस मोस्ट कॉमन कॉज इसका ग्रुप भी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर पुअर फीडिंग होता है। स्क्रीनिंग के लिए आप सेप्सिस की स्क्रीनिंग करोगे, कंफर्मेशन के लिए ब्लड कल्चर होता है। क्लियर। आप स्क्रीनिंग कैसे करोगे सेप्सिस की स्क्रीनिंग से, उसमें 3 चीज़ें होती है, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, इसके अलावा न्यूट्रोफिल काउंट और इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो करा लोगे। और प्रिवेंशन के लिए आप 2 मिनट की हैंड वॉशिंग करोगे बिफोर एंटरिंग नाइकू। अब इसके बाद न्यूनेटल हाइपोथर्मिया कब लेवल करोगे, जब 36.5 से टेम्परेचर नीचे देखने को मिलेगा। टेम्परेचर 36.5 से लेकर 37.5 तक होना चाहिए, और आपने इसमें कंगारू मदर केयर करनी होती है। कंगारू मदर केयर कब करते हैं, जब स्टेबल लो बर्थ वेट है या प्रीटर्म बेबीज है। बर्थ एस्फिक्सिया सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया जब लेबल करते हैं, जब एपिगार स्कोर 0 से लेकर 3 तक देखने को मिलता है, या कोड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होगी, एमआरआई होती है बर्थ एस्फिक्सिया के लिए एमआरआई होती है। और ट्रीटमेंट और चॉइस क्या होगा, थेरापेटिक हाइपोथर्मिया होगा। 33.5 से लेकर 34.5 है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आगे चलते हैं इन ट्रम एंड पोस्ट ट्रम बेबीज। ओके, थेरापेटिक हाइपोथर्मिया बच्चा खत्म ही ना हो जाए थेरापेटिक हाइपोथर्मिया से। अच्छा, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, ट्रम और पोस्ट ट्रम बेबी दोनों में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस टेस्ट एक्सरे होती है। ट्रीटमेंट में आपने रिस्पिरेटरी एसिडोसिस को और या डिस्ट्रेस को मैनेज करना है, और जो कॉम्प्लिकेशन होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन या नीमोथोरैक्स होती है। प्रिवेंशन में जैसे ही कोई फीटल डिस्ट्रेस हो, आपने उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ठीक कर लेना है। आरडीएस हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज है, इसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है प्रीमेच्योर बेबी में। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस एक्सरे या ब्रोंकोग्राम होता है। ट्रीटमेंट में आपने ऑक्सीजन है, सीपैप देना होता है। ओके, और उसे ठीक नहीं हो रहा तो एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करनी है, और सर्फेक्टेंट देना होता है। प्रिवेंशन में एंटीनेटल स्टेरॉइड है, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन है। एपनी ऑफ न्यूबॉर्न जब लेबल करते हैं, जब ब्रीदिंग 20 सेकंड से ज़्यादा की अरेस्ट होती है, और ड्रग और चॉइस होती है आईवी कैफीन सिट्रेट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया को बोलते हैं पेडरसन हाइपोथेसिस। मैक्रोसोमिया होता है, सारे ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं सिवाय ब्रेन के, और मोस्ट कॉमन कंजेनिटल नॉर्मली हार्ट डिजीज होता है, वीएसटी टीजीए होता है। न्यूनेटल सीजर पे आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन टाइसटल सीजर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड क्रीनियम होती है। ड्रग और चॉइस फिनोबार्बिटन है। मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोक्सिया होता है। और इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में अगर 72 आवर्स से कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रीटमेंट 10% डेक्सट्रोज, और 72 आवर्स से ज़्यादा है तो हाइपोकैल्सीमिया होती है। न्यूनेटल जॉन्डस पे आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डस 24 आवर्स के बाद देखने को मिलता है, हमेशा अनकॉन्जुगेटेड होता है। टोटल बिलिरुबिन 15 मिलीग्राम से नीचे होगा, कभी भी पाम एंड सोल को स्टे नहीं करता, 2 हफ्ते में जाके ठीक हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज जॉन्डस ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, तो आरएस इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव मदर है तो एबी इनकम्पैटिबिलिटी है। ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डस, ब्रेस्ट फीडिंग इनसफिशिएंट फीडिंग की वजह से होता है फर्स्ट वीक पे। ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट्स की वजह से होता है, लाइक ग्लूकोनालाइडेज की वजह से देखने को मिलता है सेकंड थर्ड वीक में। और इसके बाद कर्निक टेरस है। कर्निक टेरस को बोलते हैं बिलिरुबिन इंड्यूस एन्सेफेलोपैथी है। इसमें मोरो रिफ्लेक्स गायब हो जाता है, ऑफिसर टोनस होता है, और बल्जिंग फुंटिनली देखने को मिलती है। अब बेसल गैंग्लिया में कर्निक टेरस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डस। ओके, अगर डे 1 बिलिरुबिन है, डे 1 पे बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है, या डे 2 पे 20 से ज़्यादा है, तो आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। अगर 15 से ज़्यादा का है तो फोटोथेरेपी है। बाकी अदर्स में आप आईवी आईजीबी कर सकते हैं। क्लियर। अब हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे आ जाते हैं। और डेवलपमेंटल माइलस्टोन में 4 चीज़ें होती है। ग्रोस मोटर है, विजुअल मोटर है, लैंग्वेज और सोशल अडाप्टेशन है। अब ग्रोस मोटर के अंदर क्या क्या रट्टा मारना होता है, एक बात रट्टा मार लेना कि जो मेन गोल है आपका, आपने वॉक करना है, यानी जो वॉकिंग
वॉकिंग होती है वो 1 साल पे शुरू हो जाती है, ठीक हो गया? क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो जो 2 महीने वाला बच्चा होता है ना, ओके, नेक होल्डिंग बस रट्टा मार लेना, मोटा-मोटा बता देता हूँ। नेक होल्डिंग 3 मंथ्स पे आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है? अब जो 4 साल वाला बच्चा है ना, वो रोल ओवर शुरू कर देता है, रोल ओवर, ओके? 6 महीने वाला बच्चा बैठना शुरू कर देता है विद सपोर्ट। जो 7 महीने वाला बच्चा है, वो यानी कहने का मतलब है सिट्स विदाउट सपोर्ट। और जो 9 महीने वाला बच्चा है, वो कराल करना शुरू कर देता है। 12 महीने वाला बच्चा चलना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद क्या होगा, 12 महीने वाला बच्चा चलना शुरू कर गया, फिर वो सीढ़ियों पे क्रीप करना शुरू कर देगा, और सीढ़ियों में क्रीप करना शुरू कर देगा और फिर भागना शुरू कर देगा, ओके? यानी जो क्रीपिंग है वो आपको देखने को मिलती है 15 मंथ्स पे, रनिंग होती है 18 मंथ्स पे देखने को मिलती होती है। 2 साल पे आके वो यानी ना सीढ़ियाँ चलना शुरू कर देता है, यानी 1 स्टेप पर 1 फुट रखेगा, ठीक हो गया, ओके? और इसके बाद 3 साल वाला बच्चा ना अल्टरनेट फुट इसको इस्तेमाल करता है, 5 साल वाला बच्चा स्किप करता है अल्टरनेटिंग फुट को। तो ये सारे मैंने ग्रॉस मोटर माइलस्टोन बता दिए हैं। इसके बाद हम आगे आ जाते होते हैं, यानी इन शॉर्ट नेक होल्डिंग 3 मंथ्स पे होती है, सिटिंग अपराइट विद सपोर्ट 6 मंथ पे है, क्रॉलिंग 9th पे है, और वॉकिंग आपको 12 मंथ्स पे देखने को मिलती है, 1 साल पे देखने को मिलती है। फाइन मोटर में हमारा गोल फर्स्ट ईयर पे क्या है, पिंसर ग्रास्प होता है। जो आपका होता है ना पिंसर ग्रास्प होता है, वैसे वो आपको देखने को मिलता होता है लाइक कितने में देखने को मिलता है, इमेच्योर वाला तो आपको देखने को मिलता होता है। पहले मुझे चेक करने दो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे वो लग रही है। इमेच्योर पिंसर ग्राफ्स तो आपको यस, इमेच्योर पिंसर ग्राफ्स 9 मंथ पे आता है, और जो मैच्योर पिंसर ग्राफ होता है वो 12 मंथ्स पे आता है। तो जो आपका गोल क्या है, पिंसर ग्रास्प होता है। न्यू बॉर्न है, हैंड्स इन फिस्ट है। न्यू बॉर्न्स क्या है, हैंड्स ऑन फिस्ट, ओके? ठीक हो गया। इसके बाद है कि 2 महीने वाला बच्चा अपने हैंड्स को ओपन कर सकता होता है, ठीक है, ओके? जो 4 महीने वाला बच्चा, इसमें बाइडेक्स्ट्रस ग्रिप आती है। 6 महीने वाले बच्चे में यूनिडेक्स्ट्रस ग्रिप आती है। जो 7 मंथ में पाल्मर ग्रास्प आता है, क्लियर? और पिंसर ग्रास्प जो इमेच्योर होता है वो 9 महीने पे आता है, मैच्योर वाला 12 महीनों पे आता है, और हैंडिटेंस 3 साल पे आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैंड्स को ओपन करना। 4 मंथ्स पे वो क्या कर रहा है, ओके? 4 मंथ्स पे ना, ओके, रीचेस विद बोथ आर्म्स, ओके, रीचेस विद बोथ आर्म्स, ओके? इसके बाद है 6 मंथ वाला क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है, ओके? ये भी पॉइंट से रट्टा मार लेना। 9 महीने वाला, ओके, बॉटल को होल्ड कर सकता होता है, ओके? वो 12 महीने वाला पिंसर ग्रास्प है और ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता होता है, या ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर? इमेच्योर पिंसर ग्रास 9 मंथ पे आता है, जबकि वो मैच्योर 12 मंथ्स पे हो जाता है। इसके बाद लैंग्वेज वाले पे आ जाते हैं। लैंग्वेज पे ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये हियरिंग पे डिपेंड करती होती है। आपका गोल क्या है, एक वर्ड आपने कहना है, ओके? 1 वर्ड्स होते हैं 1 साल पर। अब इसको याद कैसे करना है, ओके? अब 3 लेटर सेंटेंस लाइक कू, कू बोलेगा 3 मंथ पर। 6 लेटर बैबल्स लाइक मा, डा, ऐसा कुछ है। तो ये बैबल्स होते हैं, 6 बैबल्स होते हैं। बैबल्स में 6 लेटर है ना, यानी जो कू होता है, कू कू करेगा ये तकरीबन 3 महीनों पर, ठीक है? इसके बाद 6 लेटर आते हैं बैबल्स में, यानी जो मा, पा, डा, ये करता होता है, बैबल्स करता है 6 मंथ पर। और जो 9th मंथ में क्या करता है, मम्मा, डैडा, ये बोलता होता है, क्लियर? यानी मामा, पापा, बा, ये बोलता होता है। 12 महीनों पर 1 से लेकर 2 वर्ड्स वो बोल सकता होता है, क्लियर? 15वें महीने पर वो 4 से लेकर 6 वर्ड्स बोलता है। 2 साल पे आके 2 वर्ड्स का सेंटेंस होता है। 3 साल पे आके 3 वर्ड का सेंटेंस होता है, और 5वें साल पे आके वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट है हमारा सोशल है। सोशल पे जो सोशल स्माइल होती है ना, वो कब आती होती है, सोशल स्माइल आती होती है 2 महीने पे आपको देखने को मिलती है। 4 मंथ पे स्पॉन्टेनियस स्माइल आपको देखने को मिलती है। 6 मंथ पे स्ट्रेंजर एंग्जायटी आ जाती है। 9th मंथ पे पीकअबू नहीं वेव्स बाय बाय करता है, ओके? और 12वें महीने पे पॉइंट करता है, कहता है तुमने गलती की है।